हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल @biomed। आज का हमारा टॉपिक वीडियो में रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया और अ प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर। स्टेजेस वाइज हम जाते चलेंगे कि क्या कौन कौन से स्ट्रक्चर बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर होते हैं, बिकॉज रेयरली वी यूज टू सी द प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर। हम प्रोकैरियोट यूकैरियोट में डिफरेंस पढ़ लेते हैं, बट रेयरली वी यूज टू गिव द मोर अटेंशन टू इट। बट हम किंगडम मोनेरो पढ़ रहे हैं तो इसी में ये पढ़ेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, सो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया हम पढ़ते हैं एक मॉडल ऑर्गेनिज्म इकोलाई से। इकोलाई इज जनरली फाउंड, इकोलाई इज अ बैसिलस बैक्टीरिया, रॉड शेप बैक्टीरिया। ये आपका बेलनाकार एक बैक्टीरिया है जो कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ठीक है, और लार्ज इंटेस्टाइन के भी कौन से एरिया में, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन के 3 एरियाज होते हैं, केकियम, कोलोन एंड रेक्टम। एंड कोलोन एरिया में ये पाया जाता है और सिम्बायोटिकली रह रहा होता है। ठीक है, बाकी ऐसे ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या है, ह्यूमन बीइंग के अंदर इकोलाई सिम्बायोटिकली होता है, यानी बैक्टीरिया जो है वो आराम से हमारे यहाँ ड्वेलिंग कर रहा है। ऑफकोर्स कुछ हेल्प भी ज़रूर इससे होती ही होगी। ठीक है, तो इसी के स्ट्रक्चर से, यानी मॉडल ऑर्गेनिज्म इकोलाई के स्ट्रक्चर से ही हम इसके बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं, सभी बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, हम ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव भी एक वीडियो में ज़रूर पढ़ेंगे। ओके, सो इकोलाई का जो स्ट्रक्चर है हम देखें तो सबसे पहली लेयर, सभी मोनेरा के अंदर सबसे पहली लेयर, आउटर मोस्ट लेयर होती है कैप्सूल। नंबर 1 इज कैप्सूल और अ स्लाइम लेयर। कैप्सूल और स्लाइम लेयर और ग्लाइकोकैलेक्स, तीनों नाम इसी के हैं। ग्लाइको का मतलब होता है शुगर और कैलेक्स मतलब एक कवरिंग। ठीक है, तो सेल वॉल के भी बाहर एक स्लाइम लेयर होती है जो कि शुगर की बनी हुई होती है, विच इज़ मेड ऑफ पॉलीसेकेराइड्स एंड इट इज़ हेल्प्ड बाय और इट इज़ एडहेर्ड बाय पॉलीसेकेराइड के साथ साथ पॉलीपेप्टाइड, यानी कुछ प्रोटीन भी उसके अंदर होते हैं। जहाँ पे भी आपको ये पेप्टाइड दिखे, इसका मतलब यहाँ पर ये पेप्टाइड बॉन्ड है, इसका मतलब प्रोटीन होंगे, सेकेराइड मतलब शुगर होगी। तो पॉलीसेकेराइड एंड पॉलीपेप्टाइड जो होते हैं कैप्सूल के, कैप्सूल जो है इनसे बना हुआ होता है। अब इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है कि इसका फंक्शन है डेसिकेशन से बचाना, प्रिवेंट फ्रॉम डेसिकेशन। किसी भी तरह से जैसे अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है तो बैक्टीरियल सेल वॉल खराब होने से, उसके अंदर के स्ट्रक्चर धीरे धीरे खराब ना होने लगे, तो उससे बचाने का काम होता है डेसिकेशन से बचाना, और साथ ही साथ एंटीबायोटिक के इफेक्ट से भी बचाना, क्योंकि एंटीबायोटिक रिकग्नाइज करती है स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल और उसी सेल वॉल के ऊपर अडहेर करके वो बैक्टीरिया को मार देती है। उसके ऊपर अगर कैप्सूल लेयर रहती है तो उसको एंटीबायोटिक इफेक्ट से भी बचा लेता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे ही बैक्टीरिया होते हैं जिसमें एंटीबायोटिक काम नहीं ही करते, ओके, बिकॉज दे आर वॉल लेस, बट क्योंकि इकोलाई में तो सेल वॉल है तो एंटीबायोटिक से बचाने का काम भी कर रहे हैं। साथ ही साथ ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि एडहेरेंस में, यानी किसी भी होस्ट के सबस्ट्रेट के ऊपर इनको रहने में, पकड़ बनाने में मदद करते हैं। एडहेरेंस ऑन द सरफेस ऑफ होस्ट, जैसे कि हमारे टीथ पर कुछ बैक्टीरिया रहते हैं, हमारे चीक, हमारे गाल पर भी कुछ बैक्टीरिया रहते हैं जो एक्ने करते हैं। इस तरह की जो अटैचमेंट है, अडहेरेंस है, वो भी इसमें हेल्प करता है, क्योंकि कैप्सूल की ही कुछ एक्सटेंशन, यानी बाहर की तरफ देखें तो कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं विच आर नोन एज फेम्ब्राई, एंड कुछ बड़े हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं नोन एज पाइलस और पिलाई। ठीक है, सो दीज अडहेरेंस हेल्प टू अटैच ऑन दी होस्ट सरफेस। ठीक है, ये है आपके स्मॉल वन आर फेम्ब्राई एंड लार्जर वन ऑन होल surfaces pili. Okay, that pili protein is another it is having another specific protein, specific function. अटैचमेंट तो मदद करते ही हैं होस्ट सेल सरफेस की, साथ ही साथ पाइली प्रोटीन, पाइली जो है पाइलस प्रोटीन से बना हुआ होता है, और
बहुत सारी मोनो पाइलिस प्रोटीन यूनिट से बनके एक पॉलीपेप्टाइड पाइली प्रोटीन पाइली बन जाता है, विच इज़ हेल्प फॉर द मूवमेंट, फर्दर मूवमेंट में मदद करता है, न्यूट्रिशन मूवमेंट में भी मदद करता है कि किस तरह से अपना फूड गैदर करता है। साथ ही साथ इसका एक और फंक्शन होता है कि ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना देता है जिसके अंदर से कॉन्जुगेशन के लिए जेनेटिक मटेरियल होके जाता है, तो ये रिकॉम्बिनेशन में भी मदद करता है, यानी हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर में भी, रिकॉम्बिनेशन में भी मदद करता है। कॉन्जुगेशन के दौरान वो भी हम पढ़ेंगे, रिकॉम्बिनेशन यानी बैक्टीरिया रिकॉम्बिनेशन कैसे करते हैं, तो वो पी प्रोटीन की वजह से होता है, ये इनका एक फंक्शन है। साथ ही साथ एक बड़ी अलग से यानी कैप्सूल से थोड़ा अलग एक और बड़ा आपका हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज़ नोन एज फ्लैजिला। फ्लैजिलन प्रोटीन से बना होता है। बहुत सारे मोनोमर्स जो है वो इकट्ठे होकर फ्लैजिला बना लेते हैं फ्लैजिलन प्रोटीन से। तो ये फ्लैजिला जो है इसी के बेसिस पे बैक्टीरिया को हम बांट देते हैं। अगर सिंगल फ्लैजिला है तो मोनोट्राइकस, यानी पोल्स पे जो आपको एक लॉन्ग थ्रेड मिलेगी वो जो है आपका फ्लैजिला कहलाएगा। मोनो अगर सिंगल है तो मोनोट्राइकस, दोनों पोल पे है, सॉरी अगर एक भी नहीं है, एक और चीज़ अगर नहीं है तो अट्राइकस, ये हमने पहले बात की हुई है। अगर सिंगल है तो मोनोट्राइकस, इसके अलावा हमने अगर दो पढ़े थे, अगर एक ही साइड पे बहुत सारे हैं इस बेसिस पे हम इसको पेरिट्राइकस, लोपोट्राइकस और एम्फीट्राइकस में बांट सकते हैं, और ये मैंने आपको डिवीजन पहले भी हमने इसमें कर रखा है। उसके लिए आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं कि ये कैसे कैसे कौन कौन से साइड पे हैं। अगर एक ही साइड पे बहुत सारे हैं लोपोट्राइकस, अगर दोनों साइड पे है तो एम्फीट्राइकस, अगर पूरी बॉडी में है तो पेरिट्राइकस। इस तरह से कैप्सूल या और इसके बाहर वाले स्ट्रक्चर काम करते हैं, ठीक है, प्रिवेंट फ्रॉम डेसिकेशन और साथ साथ एडहेरेंस ऑन सरफेस। अब इसके आगे हम सेल वॉल पे चलते हैं। जो ये सेल वॉल का स्ट्रक्चर है, इनर टू द कैप्सूल और स्लाइम लेयर देयर इज सेल वॉल। सेल वॉल आपकी प्लांट्स में भी प्रेजेंट थी, दैट इज प्लांट्स में भी प्रेजेंट होती है, मेड अप ऑफ सेलुलोज। फंगस में भी प्रेजेंट होती है, दैट इज काइटिन। इसीलिए प्लांट्स, बैक्टीरिया एंड फंगस एक हेट्रोजीनियस ग्रुप का पार्ट रहे हैं जिनके पास सेल वॉल होती है, बट दे आर हैविंग इंटरनल डिफरेंसेस। क्योंकि ये सब क्या है, शुगर ही है। बैक्टीरिया की सेल वॉल भी होती है लेकिन इट इज़ मेड अप ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन यानी अगर आप नाम से ही ध्यान से सोचने की कोशिश करें तो पेप्टिडोग्लाइकन जो है वो आपकी पेप्टाइड बॉन्ड यानी प्रोटीन से, और ग्लाइकन मतलब शुगर का एक मिक्सचर है, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज म्यूरामिक एसिड, इसी को हम म्यूरामिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। मेड अप ऑफ म्यूकोपेप्टाइड्स। अब ये बनी किस यूनिट से होती है? पेप्टिडोग्लाइकन बेसिकली बनी होती है एक मैश लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय अ फॉर्म्ड एज अ मैश लाइक स्ट्रक्चर, जिसकी मोनोमर्स यानी इसकी छोटी छोटी यूनिट होती हैं नैग एंड नैम, और इनके बीच में एक लिंकेज होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का, यानी दो शुगर मॉलिक्यूल के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। और आपसे क्वेश्चन आता है नैग और नैम में किसका होता है? बीटा 1,4 लिंकेज, ठीक है। नैग होता क्या है? नैग इज एन एसिटाइल ग्लाइकोसामाइन, और नैम होता है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। और साथ ही साथ इनके साथ ही साथ ये जो मैश लाइक स्ट्रक्चर है नैग और नैम का, ये आपका अलोंग विथ देम इज ऑल्सो कनेक्टेड विथ सम अमीनो एसिड, यानी ये इस तरह से नैग और नैम यूनिट होती है और साथ में 4 अमीनो एसिड्स जो हैं वो जुड़े होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर आपकी नैग और नैम यूनिट है, क्रॉस लिंक बन रहा है, तो 4 अमीनो एसिड जो है वो आपके यहाँ पर जुड़े हुए हैं, और बीच में एक आपके अगेन शुगर लेयर भी होती है, यानी ये 4 अमीनो एसिड होते हैं और साथ में एक शुगर लेयर बनी होती है। इसी तरह से यहाँ पे भी 4 शुगर होती हैं और उसके बाद 4 अमीनो एसिड होते हैं और 4 अमीनो एसिड को जोड़ने वाली एक शुगर लेयर होती है। ये इस तरह से कनेक्टेड आपके रहते हैं। तो एक क्या है, आपका एक मैश लाइक स्ट्रक्चर जो है बन जाता है, ठीक है। एक जाल बन जाता है जो कि बैक्टीरिया सेल वॉल को बना रहा होता है,
ठीक है। तो दैट इज द स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ बैक्टीरियल सेल वॉल, हैविंग फोर हैविंग अमीनो एसिड्स, हैविंग अ शुगर यूनिट। तो इसीलिए क्या है आपका पेप्टिडोग्लाइकन है। आगे इसमें देखते हैं फंक्शन क्या होता है। फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है प्रोवाइडिंग रिजिडिटी, बेसिक शेप, क्योंकि हम सर्कुलर कह रहे हैं, इनको हम बैसिलस कह रहे हैं, इनको स्पाइडलम कह रहे हैं, तो उनकी एक शेप है, शेप तो ये प्रोवाइड करते ही हैं। ठीक है। शेप के साथ साथ शेप प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ कुछ प्रोटीन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन्स फॉर क्योंकि जो आपकी सेल अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो तो आपकी सेलेक्टिवली परमिएबल होगी, तो कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि सेल वॉल के अंदर पास ऑन कर देते हैं मटेरियल को एटलीस्ट। तो प्रोटीन आपके होते हैं फॉर सम पैसिव डिफ्यूजन, दैट इज पोरिन। पोरिन आपके लार्ज होल्स होते हैं सेल वॉल के अंदर, जो मटेरियल को अंदर बाहर करते हैं और सेल वॉल को परमिएबल बनाते हैं। ठीक है, दैट इज पोरेंस फॉर नॉट एटीपी बाउंडेड डिफ्यूजन। ये आपकी एटीपी बाउंडेड डिफ्यूजन नहीं होती, पैसिव डिफ्यूजन होती है। अब इसके नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है that is of plasma membrane. Plasma membrane is a same structure in eukaryote and prokaryote, और ये बनी किसकी होती है, लिपिड बाइलेयर की और लिपोप्रोटीन की। ठीक है, लिपोप्रोटीन की बनी होती है, लिपो मतलब लिपिड एंड प्रोटीन्स अगेन आपको पता है। देखिए अगर हम बात करें सेल वॉल की तो वो शुगर और प्रोटीन की बनी होती है, जबकि मेम्ब्रेन लिपिड की बनी होती है। ठीक है, बाहर से अगर हम बात करें सेलेक्टिवली परमिएबल बनी ही इस वजह से क्योंकि बाहर से लिपिड है। ठीक है, तो सेलेक्टिवली परमिएबल है। इसके अंदर से पास होने के लिए किसी भी मटेरियल को या तो हाइड्रोफोबिक होना पड़ता है, क्योंकि उसको लिपिड मटेरियल से पास होना पड़ेगा। ठीक है, सेलेक्टिवली परमिएबल है। कैसी होती है, बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर सभी के अंदर, और यूकेरियोट और प्रोकैरियोट में वैसे सेम ही स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, देखते हैं। तो लिपिड बाइलेयर आपकी होती है बाहर, यहाँ लिपिड मॉलिक्यूल तो जो कि हाइड्रोफोबिक एंड है, और अंदर की तरफ ये एक आपके हाइड्रोफिलिक टेल। और इस तरह से दो बाइलेयर हैं, तो हमने कहा दो इस तरह की यूनिट जो है आपस में अटैच होती हैं। तो ये आपके अंदर की तरफ क्या है, जो टेल है वो हाइड्रोफिलिक है, वो लिपिड मॉलिक्यूल नहीं है, वो प्रोटीन है। और बाहर की तरफ क्या है, हाइड्रोफोबिक है। इस तरह से पूरा बाइलेयर जो है वो सेल को कवर करता हुआ चलता है, जिससे सेलेक्टिवली परमिएबल ऑलरेडी हो जाता है। वो सेलेक्टिव कर देते हैं किसी मटेरियल को कि उसको सबसे पहले क्या होना होगा, उसको होना पड़ेगा वाटर हीटिंग या हाइड्रोफोबिक होना पड़ेगा, लिपिड लविंग होना पड़ेगा, वाटर हीटिंग होना पड़ेगा, जो उसके अंदर से पास कर सके। लेकिन इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ स्पेशलाइज्ड डिफ्यूजन के लिए, फैसिलिटेड डिफ्यूजन के लिए कुछ आपके प्रोटीन होते हैं जो कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करवा सके। ठीक है, यहाँ से एटीपी बाउंडेड डिफ्यूजन हो जाती है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि इनके बीच में कुछ आपके डिफ्यूजन के लिए कुछ प्रोटीन चैनल होते हैं जो कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र करवा देते हैं जो कि लिपिड से पास नहीं हो सकते। ठीक है, बेसिकली वो सोडियम पोटेशियम पंप के ज़रिए बाहर अंदर हो जाते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स है। फंक्शन क्या आपका ये हो गया, फंक्शन हो गया, ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, केवल हाइड्रोफोबिक मटेरियल को अंदर या बाहर आने देते हैं। कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल तो चले जाते हैं, लेकिन जो बड़े मॉलिक्यूल्स या लार्जर मॉलिक्यूल हैं वो केवल तब पास करके जा पाते हैं जिसमें जो कि हाइड्रोफोबिक हो, लिपिड लविंग हो, वही जा सकते हैं। बट इसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन चैनल्स होते हैं। वो प्रोटीन चैनल्स क्या करते हैं, सोडियम और पोटेशियम पंप के ज़रिए, कुछ लेन देन के ज़रिए कुछ मटेरियल को अंदर जाने देते हैं। एक्टिवेटेड डिफ्यूजन कहते हैं इसको, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं, क्योंकि इसमें एटीपी यूज़ होता है, पैसे कुछ खर्च होते हैं। ठीक है, तो इसे एटीपी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका काम हो गया। दूसरा इसमें काम है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो है इनफोल्डिंग्स होती हैं कुछ। ठीक है, इनफोल्डिंग्स नोन एज मीजोसोम्स। बैक्टीरिया में स्पेशलाइज्ड इनफोल्डिंग्स होती हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो है कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हिस्सा इनफोल्ड यानी अंदर की तरफ फोल्ड होता है, और वहाँ प्रेजेंट होती हैं सम ऑफ द स्पेशलाइज्ड एंजाइम्स फॉर रेस्पिरेशन। मीजोसोम्स में एंजाइम होती हैं रेस्पिरेशन के लिए। तो मीजोसोम्स का इनफोल्डिंग्स होती है, उसका काम क्या है, उसके अंदर क्या है, रेस्पिरेशन के एंजाइम्स हैं, जैसे कि ऑक्सीडेजेस एंड डीहाइड्रोजिनेजेस, ये दोनों होती हैं। और फोटोसिंथेसिस के लिए भी यहाँ पर एंजाइम होती है।
ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन है एक तो ट्रांसपोर्ट और दूसरा काम है ट्रांसपोर्ट दो तरह का, एक तो सेलेक्टिवली परमिएबल एक प्रोटीन के ज़रिए, और तीसरा काम इसका क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग्स होती हैं तो उसमें एंजाइम होंगी। और यूकेरियोट्स में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही एक ऐसी साइट होती है जहाँ पर रेस्पिरेशन के लिए एंजाइम स्पेसिफिकली होती हैं। आगे चलते हैं इसके अंदर वाले स्ट्रक्चर में। अंदर जाते हैं तो अंदर स्ट्रक्चर मिलता है सेल साइटोप्लाज्म। सेल साइटोप्लाज्म इज़ अ फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर जहाँ पे ज़्यादातर ऑर्गेनल्स होती हैं, बट क्योंकि बैक्टीरिया में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होती तो सेल साइटोप्लाज्म में होते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर ऑफ 70S टाइप। स्वेडबर्ग यूनिट 70S टाइप होते हैं, 70S यानी स्वेडबर्ग यूनिट, और यही जो है वो आपके 50S लार्ज सब यूनिट और 30S स्मॉल सब यूनिट में बटी होती है। दैट S इज सेडिमेंटेशन कांस्टेंट। देखिए ये बड़ा S होता है स्वेडबर्ग यूनिट और ये छोटा S होता है सेडिमेंटेशन कांस्टेंट, यानी जो आपकी लार्ज राइबोसोम की सब यूनिट है वो छोटी यूनिट में किस तरह से कितना एम्बेडेड है, कितना धसी हुई है। अब ये करते क्या है, राइबोसोम इज अ प्रोटीन फैक्ट्री, यहाँ प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। खुद ये भी राइबोसोम्स आरएनए और प्रोटीन के ही बने होते हैं और इनका काम भी यही है कि अमीनो एसिड बनाएं। ये जो अमीनो एसिड बनाते हैं उन अमीनो एसिड को एक एक करके, एक राइबोसोम एक अमीनो एसिड बनाता है, दूसरा दूसरा बनाता है, तीसरा तीसरा बनाता है, और वो अमीनो एसिड जो है लिंक हो जाते हैं विद द पेप्टाइड बॉन्ड, और ये पेप्टाइड बॉन्ड ऐड करने का काम कर रहा होता है एमआरएनए। एमआरएनए जो है वो साइट बनती है, यानी एक तरह से सुइंग का काम है, यानी एक तरह से सीलने का काम है। जैसे कपड़ा पूरा बुन रहा है तो उसके लिए धागा कौन लेकर आ रहा है, एमआरएनए। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में स्पेशलाइज्ड एक ट्रांसलेशन होती है। ट्रांसलेशन के दौरान यहाँ पे मैं बता दूं कि जो आरएनए है जो इसके अंदर राइबोसोम्स जैसे बने हुए हैं या जो ये आरएनए बनाने वाले हैं वो सारा ही सिंगल स्टैंडर्ड होता है, जबकि यूकेरियोट में डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। अच्छा, ये जो एमआरएनए है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करने वाला है, यानी आरएनए से राइबोसोम्स की मदद से एमआरएनए जब प्रोटीन बनाते हैं तो इस दौरान एक अमीनो एसिड को जब दूसरा एक राइबोसोम जोड़ रहा होता है साइमल्टेनियसली दूसरा राइबोसोम भी उसमें कनेक्टेड होता है, तीसरा भी कनेक्टेड होता है, चौथा भी कनेक्टेड होता है, जबकि यूकेरियोट में वन एट अ टाइम होता है। तो इस कंडीशन को जब एक एमआरएनए पर बहुत सारे राइबोसोम एक साथ इकट्ठे अटैच होते हैं टू सिंथेसाइज प्रोटीन, इसको हम कहते हैं पॉलीजोम और पॉलीराइबोसोम। ठीक है, तो ये एक मेन चीज़ थी इसमें। अब अगर हम साइटोप्लाज्म में देखें तो ऑर्गेनल नहीं है, बट बाकी बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं, जैसे कि इसमें होते हैं मैग्नेटोसोम्स, इसमें होती हैं केमिकल पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट भी इसमें होते हैं। मैग्नेटोसोम्स एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, सबके अंदर नहीं होते हैं मैग्नेटोसोम, और एक और मैग्नेटोसोम सब में नहीं होते हैं। इन मैग्नेटेक्टिक बैक्टीरिया और एग्जाम्पल मैग्नेटोस्पाइरलम है। बेसिकली ये मैग्नेट की तरह काम करते हैं, और मैग्नेटोस्पाइरलम ये काम करते हैं मैग्नेटिक बैक्टीरिया की तरह, जो कि अट्रैक्ट करते हैं आयरन पार्टिकल्स को, और ये बायो मिनरलाइजेशन में भी काम आते हैं, यानी एक ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक मिनरलाइजेशन जो है ओशन वगैरह में तो काम आते हैं। साथ ही साथ इसमें होते हैं पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट केमिकल। इसके अलावा कार्बोक्सीजोम्स होते हैं। कार्बोक्सीजोम एक ऐसी साइट है जो कि आपकी बिल्कुल फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोप्लास्ट की तरह काम कर रही है। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, यानी फोटोसिंथेसिस होती है। तो ये तीन ऑर्गेनल और है इन प्लेस ऑफ राइबोसोम्स, साथ साथ राइबोसोम के साथ साथ, क्योंकि इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल तो नहीं है। अब इसमें एक और स्ट्रक्चर हम देखते हैं, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर है, तो एक स्ट्रक्चर इसमें आता है न्यूक्लियोइड। अब ये न्यूक्लियोइड क्या होता है? न्यूक्लियोइड कहें या बोले इंसिपिएंट न्यूक्लियस, या फिर हम बोले इंसिपिएंट न्यूक्लियस बोल सकते हैं, या जीनोफोर, एक ऐसा प्लेस जिस वजह से हम प्रोकैरियोटिक का नाम
रखते हैं। प्रोकैरियोटिक मतलब पुराना या बिफोर, और कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस। एक ऐसा न्यूक्लियस जिसमें मेम्ब्रेन नहीं है, डिवॉइड ऑफ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इंसिपिएंट मतलब आपका पुराने तरीके का। जीनोफोर यानी जहाँ पर जीन जो है आपकी प्रॉपर नेकेड है। तो इस तरह का न्यूक्लियस जिसके अंदर सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। अब इसके अंदर किस तरह का डीएनए मटेरियल है? एक हैप्लॉइड सर्कुलर डीएनए। हैप्लॉइड सर्कुलर जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनका हैप्लॉइड ही होता है क्रोमोसोम, हैप्लॉइड सर्कुलर क्रोमोसोम होता है। और दैट हैप्लॉइड सर्कुलर क्रोमोसोम डीएनए is lacking that sequence is lacking any। इसमें सारे के सारे क्या होते हैं? एक्सॉन्स होते हैं, इंट्रॉन्स नहीं होते। नो इंट्रॉन्स, नो इंट्रॉन्स, सारे एक्सॉन्स होते हैं, अटैच होते हैं। इसलिए जो क्रोमोसोम होता है ज़्यादा बड़ा लेंथ में नहीं होता। फॉर एग्जांपल इकोलाई में 1 मिलीमीटर का कुछ आपका डीएनए होता है, ज़्यादा बड़ा होता नहीं है, बट सारे सीक्वेंसेस होते हैं क्योंकि कोडिंग सीक्वेंसेस या एक्सॉन होते हैं, उसके बीच में जो स्पेसेस होते हैं, जो रिपीटेड सीक्वेंस होते हैं, वो एब्सेंट है। जबकि यूकेरियोट का क्रोमोसोम बहुत बड़ा होगा क्योंकि उसमें एक्सॉन रिपीटेडली जो है गैप होंगे बाय द हेल्प ऑफ इंट्रॉन। यानी एक कोडिंग सीक्वेंस होगा, एक नॉन कोडिंग सीक्वेंस होगा, एक कोडिंग सीक्वेंस होगा, एक नॉन कोडिंग। अपने आप ही डीएनए की लेंथ बढ़ गई, लेकिन यहाँ ऐसा होता ही नहीं है, तो यहाँ स्प्लाइसिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। डीएनए इज़ नॉट पैकेज्ड विद, यहाँ पे कोई पैकेजिंग होती है, डेफिनेटली पैकेजिंग होती है, बट नॉट पैकेज्ड विद हिस्टोन प्रोटीन। कोई हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, डिफरेंट फ्रॉम हिस्टोन। पैकेजिंग डेफिनेटली होती है डीएनए की क्योंकि उसको एक एरिया में सिस्क्विस्टर रहना है, बट इसके पास कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो इसलिए हिस्टोन प्रोटीन तो नहीं, बट नॉन हिस्टोन प्रोटीन डीएनए को बाइंड करके रखते हैं। ठीक है। अदर देन दिस क्रोमोसोम, बैक्टीरियल क्रोमोसोम किसके लिए काम आ रहा है? जनरेशन में ट्रांसफर करने के लिए। लीनिएज वर्टिकल ट्रांसफर हो रहा है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है बाय बाइनरी फैशन। साथ ही साथ एक और क्रोमोसोम यहाँ पर होता है, दैट इज नोन एज प्लाज्मिड। प्लाज्मिड इज एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल यानी क्रोमोसोम से बाहर स्मॉल सर्कुलर डीएनए। एक डेफिनेशन भी कई बार आ जाती है 11th क्लास में, तो ये 12th क्लास में, तो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्मॉल सर्कुलर डीएनए। अच्छा, ये क्यों है एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर हमारे पास? ये स्मॉल सर्कुलर डीएनए क्यों होते हैं बैक्टीरिया के पास? क्योंकि देखिए बैक्टीरिया जो है वो बाइनरी फिशन के ज़रिए क्लोन्स बना रहा है, यानी कॉपी बना रहा है, तो उनके अंदर कोई वेरिएशन तो आएंगी ही नहीं। लेकिन बैक्टीरिया को एज एन ऑर्गेनिज्म हैव टू लिव इन डिफरेंट कंडीशन, इन वेराइटी ऑफ कंडीशन, और उनके पास बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म है भी नहीं। तो इसी के लिए उनके अंदर वेरिएशन कहाँ से आएगी? जब उनके पास सिंगल पेरेंट है तो डीएनए। तो अगर हम अंदर देखें साइटोप्लाज्म में, एक तो आपको मिलता है एक सर्कुलर डीएनए, और दूसरा आपको बहुत सारे प्लाज्मिड मिलते हैं। ठीक है, दैट प्लाज्मिड आर न्यूमरस इन नंबर, और अगेन ये भी एक हैप्लॉइड ही है। ठीक है, हैप्लॉइड डीएनए ही है, लेकिन सर्कुलर फॉर्म में ये भी हैं, बट छोटे छोटे हैं। ये क्या करते हैं? आपका क्रोमोसोमल डीएनए वर्टिकल ट्रांसफ़र करता है जीन की, यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में अपने कैरेक्टर्स पहुंचाता है। प्लाज्मिड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर, यानी ये अगेन रिकॉम्बिनेशन में मदद करते हैं। जो मैंने अभी अभी बात की थी, जो पाइली प्रोटीन था वो क्या मदद कर रहा था? पाइली प्रोटीन जो है एक थ्रेड है जिसके अंदर से क्या है, जीन ट्रांसफ़र हो रहा है दूसरे सेल में। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ कॉन्जुगेशन। तो प्लाज्मिड उसी में मदद करता है। प्लाज्मिड जो है वही आपका एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र हो जाता है विद इन सेम जनरेशन। अब इससे क्या होगा कि एक सेल के कैरेक्टर दूसरे सेल के कैरेक्टर में मिल जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो मेरे कैरेक्टर हैं वो मेरे किसी दोस्त के कैरेक्टर में भी जा सकते हैं। ठीक है, हाउ वंडरफुल इज़ दिस। क्योंकि या फिर किसी और के कैरेक्टर्स, जैसे कि मैं चाहती हूँ कि कोई बहुत इंटेलिजेंट है, उसके कुछ कैरेक्टर्स मेरे पास आ जाए जिसे बहुत जल्दी याद हो जाता है, तो उस तरह से कैरेक्टर ट्रांसफ़र कर सकता है बैक्टीरिया सेम जनरेशन में, विद इन सेम जनरेशन। ठीक है, तो ये जो सेम जनरेशन में होता है इसे हम हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र कहते हैं। ये हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र जो है वो भी जो है यहाँ पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर आपका प्लाज्मिड प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये जो प्लाज्मिड है इसको हम कहते हैं एफ प्लाज्मिड। इस तरह के प्लाज्मिड को हम कहते हैं एफ प्लाज्मिड और फर्टिलिटी प्लाज्मिड।
ठीक है। इस तरह के प्लाज्मिड के बहुत सारी खूबियाँ हैं और उन बेसिस पे हम प्लाज्मिड को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में डिवाइड करते हैं। तो प्लाज्मिड आपके कई तरह के होते हैं। प्लाज्मिड के अंदर इस तरह की जीन्स प्रेजेंट है, उस बेसिस पे इट इज़ नोन एज आर आई प्लाज्मिड। आर आई प्लाज्मिड होते हैं कुछ बैक्टीरिया में, दैट इज़ रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, जो रूट इंड्यूस करते हैं। ठीक है, इनके पास ऐसी जीन होती हैं जो कि प्रोटीन बनाती हैं फॉर फॉर्मेशन ऑफ रूट्स। एक होती है आपके टी आई प्लाज्मिड। टी आई जो होते हैं वो आपके कैंसेरियस या ट्यूमर इंड्यूसिंग ग्रोथ करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव ग्रोथ की फोड़ा सा बन जाए या ट्यूमर जैसा कुछ बन जाए, ट्यूमर इंड्यूसिंग। ठीक है। फिर आपके होते हैं आर प्लाज्मिड, जो कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या किसी भी स्पेसिफिक एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने वाले। मैंने एफ प्लाज्मिड भी बताया, फर्टिलिटी प्लाज्मिड, जो कि कॉन्जुगेशन में मदद करते हैं, जो कि पाइली प्रोटीन से होकर जा रहा है, फर्टिलिटी प्लाज्मिड। एक कुछ ऐसे होते हैं जो कि कॉलिसिन प्लाज्मिड बोलते हैं, जिन्हें हम या बैक्टीरियोसिन प्लाज्मिड बोलते हैं। इनमें दूसरे किसी बैक्टीरिया को मारने की कैपेबिलिटी होती है। दे कैन किल द अदर बैक्टीरिया, बैक्टीरियोसिन प्लाज्मिड स्पेसिफिकली द कॉलिसिन प्रोटीन इनके अंदर होता है और वो क्या करता है, दूसरे बैक्टीरिया को मार देता है। तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट प्लाज्मिड होते हैं। ठीक है, और ये ज़्यादा नंबर में होते हैं, सिंगल नहीं होते हैं और हैप्लॉइड होते हैं, बट सर्कुलर होते हैं, क्रोमोसोम से अलग होते हैं और इनकी रेप्लिकेशन भी अपने आप होती है, नॉट डिपेंडेंट ऑन द क्रोमोसोम। दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि कैसे बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में बांटा जा सकता है, और ऑल्सो इन डिफरेंस हम पढ़ने वाले हैं। और ऑल्सो हम पढ़ेंगे कि किस तरह से बैक्टीरिया को एनारोब या एरोबिक में बांटा जा सकता है। एक छोटी सी वीडियो रहेगी टू फॉर्म एनारोब, एरोब और फैकल्टेटिव एनारोब, एरोबिक बांटा जा सकता है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।